नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है कि मैं अंकित बंसल आपके लिए एक नए करंट का टॉपिक पर डे लेकर आता रहता हूं और कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो उसी कड़ी में आज आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा पाकिस्तान का फ्लैग और एक व्यक्ति का फेस जो मेरे फेस से ढका हुआ है, दिखा देता हूं। ये है मिस्टर फैज अहमद, सॉरी फैज हमीद। फैज हमीद जो है तो पाकिस्तानी आईएसआई के चीफ, पाकिस्तानी आईएसआई के प्रमुख फैज हमीद। तो आप सोच रहे होंगे सर इनके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल आपका सोचना जायज है और इस बात को आज की क्लास के माध्यम से हम जानेंगे कि इनके बारे में चर्चा क्यों की जा रही है या आखिर चर्चा में क्यों है। ऐसी क्या घटना घटित हुई कि फैज हमीद के बारे में बात की जा रही है। ये कैसे करंट का मुद्दा। तो मेरे प्यारे साथियों, देर नहीं करते हैं और चीजों को स्टार्ट। हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जिसको हम आईएसआई कहते हैं, इसके महानिदेशक रहे कौन, मिस्टर फैज हमीद। और पाकिस्तान सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। क्या की गई? ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू क्यों की गई, इसके कारण क्या थे, ये कार्रवाई कब शुरू की गई। इसके कारण थे कि फैज हमीद पर आरोप लगे कि जब ये सेना में थे, जब ये सेवा दे रहे थे, उसके दौरान इन्होंने भ्रष्टाचार और सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न संदिग्ध गतिविधियों में ये शामिल रहे। तो ये इनके ऊपर आरोप लगे थे। तो सबसे पहली बात, इनको ये लेफ्टिनेंट जनरल हमीद कौन है, कौन है लेफ्टिनेंट जनरल हमीद। तो लेफ्टिनेंट जनरल हमीद के बारे में कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल हमीद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी, इमरान खान के करीबी माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? इमरान खान के करीबी माना जाता है। फैज हमीद जो पाकिस्तान सेना के वर्तमान प्रमुख हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकारी के रूप में, भी इनको माना जाता था। इनको क्या माना जाता था कि ये सेना प्रमुख के उत्तराधिकारी हैं। जावेद बाजवा के बाद अगले सेना प्रमुख यही होंगे। तो जनरल कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकारी की दौड़ में थे। ये कमर जावेद बाजवा कौन है? कमर जावेद बाजवा सेना प्रमुख है। तो सेना प्रमुख के उत्तराधिकारी की दौड़ में भी शामिल थे। जनरल हमीद ने 2019 से 21 तक, कब से कब तक? 2019 से 21 तक पाकिस्तान के लिए शीर्ष जासूस के रूप में काम किया है। किसके रूप में काम किया? जासूस के रूप में। पाकिस्तान के शीर्ष जासूस के रूप में इन्होंने काम किया। 2021 में जनरल हमीद को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया। जनरल हमीद के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जनरल हमीद अगस्त 2021 में, कब? अगस्त 2021, ये तारीख बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगस्त 2021, अगस्त 2021 में आईएसआई के प्रमुख के रूप में अफगानिस्तान में कार्यरत थे। कहां कार्यरत थे? आईएसआई के प्रमुख के रूप में अफगानिस्तान में कार्यरत है। अब आप कह रहे होंगे सर क्या को ये बात बता रहे हैं आप। तो मेरे दोस्तों ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये वो समय है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लौट रही। ये समय कौन सा है? ये समय वो है जब से अमेरिकी सेना वापस
उस वक्त आईएसआई प्रमुख के रूप में ये काम कर रहे हैं कहां पर, अफगानिस्तान में। तो आप सोचिए, इस बात पर विचार कीजिए कि कितना बड़ा रोल अदा किया होगा इन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान में, पाकिस्तान। मैं इस बात को इसलिए आपको, मेरी बात समझ में, आगे की बात करता हूं कि इनके ऊपर क्या आरोप लगे, कि आरोप क्या लगाए गए। तो इनके ऊपर आरोप लगाए गए दोस्तों, एक वहां पर इस्लामाबाद में निजी सोसाइटी, निजी हाउसिंग सोसाइटी के, हाउसिंग सोसाइटी की कंपनी है जिसका नाम है टॉप सिटी। क्या नाम है बेटा, टॉप सिटी। दोस्तों इसका नाम क्या है, टॉप सिटी, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है। टॉप सिटी जिसके मालिक हैं मोइज अहमद खान। क्या नाम है, मोइज अहमद खान। मोइज अहमद खान ने कहा कि जनरल हमीद ने अपने पद का गलत फायदा उठाकर हमसे, हमारे ऊपर इलीगल छापेमारी की और सोने और हीरे के आभूषण ले गए और उसके बाद हमसे सेटलमेंट के लिए पैसों की मांग। यही बात इसमें लिखी हुई है। जनरल अहमद खान ने कहा कि हमीद और उसके सहयोगियों ने जबरन वसूली का आरोप लगाया इनके ऊपर। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, ये आरोप लगाकर याचिका और दायर। इनके ऊपर आरोप था कि मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल हमीद पर आरोप लगाते हुए कहा कि मई 2017 में हमीद जो आईएसआई के उस वक्त उच्च अधिकारी थे, उन्होंने एक जासूसी एजेंसी के अधिकारी और अर्धसैनिक पाकिस्तानी रेंजर्स कर्मियों को टॉप सिटी के कार्यालय में छापा लगाने के लिए, छापे के लिए भेजा और उनके कार्यालय से बड़ी मात्रा में सोने और हीरे के आभूषण लेकर चले। यानी कि इलीगल छापेमारी की और सोने और हीरे के आभूषणों को लेकर चले। इसके बाद मोइज अहमद साहब ने कहा कि हमीद के भाई ने इस मामले में क्या की, हमीद के भाई ने इस मामले में क्या की, मध्यस्थता। और इस मध्यस्थता में हमीद के भाई ने कहा कि आप 4 करोड़ रुपए दें और हम मामले को रफा दफा। तो ये दोहरे आरोप इनके ऊपर लगाए गए कि पहले आपने जबरन वसूली की और फिर मामले को रफा दफा करने के लिए आपने पैसे की मांग की। तो ये आरोप जब लगाए गए तो 14 नवंबर 2023 को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और लिखित आदेश में कहा कि हमीद के ऊपर जो आरोप लगाए गए ये बहुत ही संदिग्ध है, बहुत ही संदिग्ध, और ये इतनी गंभीर प्रकृति के हैं कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई, इनको निष्पक्ष तरीके से नहीं सुना गया, इसकी जांच नहीं की गई, तो पाकिस्तान के सशस्त्र बल, आईएसआई और रेंजर्स की प्रतिष्ठा लोगों के सामने कमजोर हो जाएगी, लोग इस पर भरोसा करना बंद। तो ये मुद्दा रहा जब इनके ऊपर ये आरोप लगे। इसके बाद हमीद पर कार्रवाई स्थापित और पहली कार्रवाई की गई हमीद पर अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 में हमीद के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, क्या बैठाई गई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई, जिसकी अध्यक्षता मेजर जनरल करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमीद पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक विस्तृत जांच अदालत शुरू की गई कि ये जांच सही है या गलत। इसके बाद पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत फैज हमीद के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत की गई। आगे की कहानी, जब जांच हुई, जांच में हमीद को गलत पाया गया तो वर्तमान में सेवानिवृत्त जनरल हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें रावलपिंडी में सेना के अधिकारियों की मैस में पूछताछ के लिए रखा। यानी कि अभी इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, इनसे पूछताछ हो रही है और ये कहां है, रावलपिंडी में सेना अधिकारियों की मैस में पूछताछ। कौन है लेफ्टिनेंट जनरल हमीद, कैसा है इनका सैन्य सफर, क्या किए थे ये क्यों इतनी बड़े पद तक पहुंचे, इनके बारे में इतनी चर्चाएं क्यों की जा रही हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो बेटा मेरे दोस्तों, हमीद ने वर्ष 1987 में पाकिस्तानी सेना में बलूच रेजिमेंट की 56वीं बटालियन में अपनी सेवा शुरू की। इनकी सेवा कब शुरू हुई, 56वीं बटालियन 1987। बलूच रेजिमेंट की 56वीं बटालियन में इनकी पदोन्नति ये मेजर जनरल के रूप में हुई। ये प्रमोशन पाकर कहां पहुंच गए, मेजर जनरल। मेजर जनरल के रूप में हमीद ने दक्षिणी सिंध में 16 इन्फेंट्री की कमान संभाली तथा इसके बाद आईएसआई में डीजी काउंटर इंटेलिजेंस के रूप में तैनाती हुई। यानी कि ये 16 इन्फेंट्री की कमान संभालने के बाद आईएसआई में डीजी काउंटर इंटेलिजेंस के रूप में भी रहे। इसके बाद वर्ष 2019 में हमीद को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में, वर्ष 2019 में क्या हो गया, ये लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नति मिली।
और पाकिस्तान सेना के जनरल मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल हमीद को आईएसआई के महानिदेशक पद से हटाकर उन्हें जीओसी 11 कोर पेशावर में भेज दिया गया। यानी कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को जीओसी 11 कोर पेशावर क्यों भेजा गया? क्या है जीओसी 11 कोर, कब इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा। और अभी जीओसी 11 कोर जो है वो पाकिस्तानी सेना की एक फील्ड कोर है, ठीक है, एक फील्ड यूनिट है जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा पेशावर। तो क्या है, मैं किसकी बात कर रहा था? जीओसी 11। जीओसी 11 इसकी स्थापना हुई 1975। कब स्टैब्लिश हुआ? 1975। ये स्टैब्लिश क्यों हुआ? खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा पेशा, वही इसका मुख्यालय है। और इसी क्षेत्र की इसको रक्षा करनी थी। इसका उद्देश्य ये था, रक्षा किससे करनी थी? अफगान संघर्ष चल रहा था, अफगानिस्तान में तालिबान ने आतंक मचाया हुआ था, अफगान संघर्ष चल रहा था। और उस अफगान संघर्ष से पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए इस जीओसी 11 कोर की सेना इसका स्थापना की। और फिर से 2021 अक्टूबर 2021 में इनको कहां भेज दिया गया? जीओसी 11 कोर भेज दिया। जीओसी 11 कोर में भेजा गया। मैंने अभी बताया आपको, ये वो समय है जब वहां से अमेरिकी सैनिक वापस जब वापस लौट रहे थे, तो अनस्टेबिलिटी को देखते हुए इनको वहां के जनरल प्रमुख ने महानिदेशक के पद से हटाकर पहले कहां भेजा कि भाई आपको एक्सपीरियंस उस क्षेत्र का आप चाहिए। ये इतने महत्वपूर्ण है। हालांकि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल हमीद आईएसआई के प्रमुख के पद पर बने रहें, लेकिन जनरल बाजवा के समझाने पर अंततः वो मान गए और इस बात को स्वीकार। 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल हमीद को पुनः उनके पद से हटाकर उन्हें गुजरांवाला में जीओसी 31 कोर के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां वे अपनी सेवानिवृत्ति तक बने। आईएसआई आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है जो खुफिया तरीके से काम करती है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दुनिया भर से जानकारी इकट्ठा करना खुफिया एजेंसियों का काम ही यही है, ठीक है, उनका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। आईएसआई के महानिदेशक को पाकिस्तान सरकार के खुफिया जानकारी की रिपोर्ट करता है। आईएसआई मुख्य रूप से अपनी शाखा में किस किस को रखता है? पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के अधिकारियों को शामिल करता है। थल, वायु और नौ, तीनों शाखाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों को इसमें शामिल किया। यानी कि जो एक्सपीरियंस है, जिनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है, उनको आईएसआई अपनी शाखा में शामिल कर ली। अगली बात, आईएसआई के महानिदेशक की नियुक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा पाकिस्तानी सेना प्रमुख की सिफारिश पर। इसकी नियुक्ति कौन करता है? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। इसकी सिफारिश कौन करता है? वहां का सेना प्रमुख। अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी, सर जब इनको इनके पद से हटा दिया गया तो इसके बाद अब वर्तमान में वहां का आईएसआई प्रमुख कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं, 20 नवंबर 2021 से वर्तमान तक, वर्तमान 20 नवंबर 2021 से वर्तमान तक वहां की आईएसआई के प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। कौन है? नदीम अंजुम, ठीक है जी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वहां के वर्तमान प्रमुख है। आईएसआई की स्थापना की बात करते हैं तो आईएसआई की स्थापना 1948 में की गई। पहले कश्मीरी युद्ध के बाद पाकिस्तानी थल सेना तीनों सेनाओं को मिलाकर समन्वय के लिए स्थापित किया गया। मुख्य रूप से आईएसआई की स्थापना का जो श्रेय जाता है, यानी कि किसको क्रेडिट जाता है, तो वो थे
पूर्व मेजर जनरल रॉबर्ट कॉपथॉम, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल थे रॉबर्ट कॉपथॉम, और ये उस समय पाकिस्तानी सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ में, तो पाकिस्तानी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ में थे, तो इन्होंने पाकिस्तानी आईएसआई की स्थापना की। तो इसका श्रेय किसको जाता है? जनरल रॉबर्ट कॉपथॉम को जाता है। ठीक है, अगली, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आ रहा है। शुरुआत में आईएसआई को जिम्मेदारी थी वो केवल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की थी, जिसको एनडब्ल्यूईपी, और पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर, यानी कि यहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें खुफिया जानकारी एकत्र करना और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष को रिपोर्ट करना था। पहला इसका काम केवल इतना। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो एनडब्ल्यूईपी है, जिसको हम पश्तो भी कहते हैं, 1901 से 1947 तक ब्रिटिश भारत का, 1947 से 55 तक पाकिस्तान डोमिनियन का। ठीक है, उसके बाद 1970 से 2010 तक इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान का हिस्सा बना। इसकी स्थापना यानी कि एनडब्ल्यूईपी की स्थापना हुई। एनडब्ल्यूईपी की स्थापना 9 नवंबर 1901, 9 नवंबर 1901 9 नवंबर 1901 को हुई। 1947 में इसमें रेफरेंडम किया गया और रेफरेंडम में यह तय हुआ कि ये पाकिस्तान के साथ जाए। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले क्या था? नियंत्रित नहीं था, तो इसलिए जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था, ऐसे ही पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा था। लेकिन इसको 1970 से 2010 तक इस्लामिक पाकिस्तान का एक प्रांत बन गया, और अब इसे हम उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान 1980 के दशक में जब सोवियत और अफगान युद्ध स्टार्ट हुआ, तो सोवियत संघ के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन का समर्थन किया आईएसआई ने। आईएसआई का रोल देखिए। इस दौरान आईएसआई ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन, और इस ऑपरेशन साइक्लोन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम की गुप्त सेवा के साथ मिलकर चीन, सऊदी अरब, अन्य मुस्लिम देशों के समर्थन से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को प्रशिक्षित करने के लिए वित्त पोषित कार्य। मैं कितनी गहरी बात बता रहा हूं, आप ध्यान समझिए कि जब 1980 में रशिया अफगानिस्तान में प्रवेश किया और रशिया और अफगान का युद्ध स्टार्ट हुआ, तो इस आईएसआई का रोल क्या था? आईएसआई ने अफगान को सपोर्ट किया। ना केवल आईएसआई ने, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, सऊदी अरब और ऐसे बहुत से मुस्लिम देश, अन्य मुस्लिम देशों ने के समर्थन से अफगानिस्तान में आईएसआई ने क्या किया? मुजाहिदीन को प्रशिक्षित करने का काम किया और वित्त पोषित कार्यक्रम चला, यानी इनको फंड भी दिया। ठीक है, इसको फंडिंग भी किया आईएसआई ने। आगे वर्ष 1992 में अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक गणराज्य के विघटन, अफगानिस्तान का विघटन हो गया, तालिबान की वापसी हो गई। अफगान गृह युद्ध के दौरान आईएसआई ने तालिबान को रणनीतिक समर्थन और खुफिया जानकारी प्रदान, यानी कि हमेशा किसको समर्थन किया? तालिबान। आईएसआई का कश्मीर में अलगाववादी जिहादी संगठन के समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि इन्होंने कश्मीर और अफगान दोनों को अनस्टेबल किया, दोनों को अनस्टेबल करने का काम किया। वहां पर भी अनस्टेबिलिटी लेकर आए, तालिबान को समर्थन किया, और यहाँ पाकिस्तान में अलगाववादी समूह, सॉरी यहाँ भारत में कि कश्मीर में अलगाववादी समूहों को इन्होंने क्या किया? समर्थित। वर्ष 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो, जिसको हम एफबीआई कहते हैं, ने अमेरिकी अदालत ने माना कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, यानी कि एफबीआई ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आईएसआई कश्मीर में अलगाववादी हथियार, खुफिया जानकारी मुहैया करके कश्मीर में विद्रोह को प्रायोजित कर, यानी कि ये बात सिद्ध हो गई कि जो हम कहते थे कि ये पाकिस्तान अपने आईएसआई के माध्यम से हमारे कंट्री को अनस्टेबल करने का प्रयास कर रहा है, इस बात को पाकिस्तान अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी स्वीकार कर। भारत इस बात को कई बार बार कहता रहा। भारत सरकार ने कहा कि आईएसआई लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियां करती है, यानी कि जितनी भी देश में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें भारत सरकार का मानना है कि उसमें रोल किसका है? आईएसआई का है। भारत सरकार ने तो कहा कि कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देने, 2001 में भारतीय संसद पर हमला करने, जुलाई 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट करने, 2006 का वाराणसी बम विस्फोट, 2007 का हैदराबाद बम विस्फोट और नवंबर 2008 का मुंबई हमला, ऐसे कई सारे प्रमुख आतंकवादी हमलों में आईएसआई का प्रमुख हाथ है, ऐसा हमारा।
और ऐसे हम सबूत भी कई बार दिए हैं कि ISI की गठजोड़ के साथ ये हमले भारत पर किए गए। ऐसे बहुत सारे हमले मैंने आपको गिनाए। कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा, 2001 में सदन पर हमला हमारे पर, जुलाई 2006 में मुंबई ट्रेन, 2006 में वाराणसी बम विस्फोट, 2007 में हैदराबाद, 2008 में मुंबई, और आज भी आप देखते हैं कि कश्मीर को अनस्टेबल किया हुआ है हमारे सेना के जवान घुसपैठियों के कारण कई दिन हर दिन मारे। ठीक है, अगली बात, 8 जुलाई 2008 में काबुल के भारतीय दूतावास पर भी हमला किया गया। इसके पीछे ISI के हाथ के होने का आरोप भारत ने लगाया। ISI का मुख्यालय पाकिस्तान की राजधानी इसका मुख्यालय कहाँ है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी। अब बात कर लेते हैं, जब ISI की बात हो रही तो विश्व में और भी खुफिया एजेंसी, तो उनकी जनरल बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, तो इसकी स्थापना 1947 संयुक्त राज्य अमेरिका की है। मुख्यालय वर्जीनिया, वॉशिंगटन में। इसकी स्थापना कहां पर हुई? कहाँ की है? अमेरिका। स्थापना 1947। मुख्यालय क्या है? वर्जीनिया, वॉशिंगटन। मोसाद, आप जानते हैं मोसाद है, मोसाद कहते हैं इसको, मोसाद पढ़ते हैं। मोसाद इजराइल की है और बहुत बेहतरीन खुफिया एजेंसी है। ठीक है, इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को की गई। मुख्यालय तेल अबीब में है, इजराइल के तेल अबीब में, तेल अबीब जगह है वहां। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ कहते हैं, इंडियन रॉ, इसकी स्थापना 1968 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में। मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 MI6 यूके की है। स्थापना 1909 में की गई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी SSS, ये चाइना की खुफिया एजेंसी है, 1983 में स्थापित हुई, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। NSS कहाँ की है? SSS MSS है, SS नहीं MSS है, MSS मिलिट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी, MSS है, MSS इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। इसी तरीके से डायरेक्टर जनरल डे लॉ सिक्योरिटी एक्सटीरियर DGSE फ्रांस की खुफिया एजेंसी है, 2 अप्रैल 1982 को स्थापित हुई। मुख्यालय पेरिस में। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB रशिया की है, 1995 में स्थापित हुई, मॉस्को में मुख्यालय इसका। अगली है बुंदेस नागरिस्ते नडीएस्ट BND, जर्मनी की, 1965, पुलाक एंड बर्लिन में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और आपसे से लास्ट बात करूंगा, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS 1952 कैनबरा में इसका मुख्यालय है। तो मेरे प्यारे साथियों, फैज हमीद पर आरोप लगे करप्शन के, फैज हमीद पर आरोप लगे अपने पद का दुरुपयोग करने के, फैज हमीद पर आरोप लगे सेना को गलत तरीके से प्रदर्शित करने के, और इन आरोपों के कारण ISI के पूर्व महानिदेशक को उनके पद से हटाकर वर्तमान में पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन थे फैज हमीद, क्या किए थे, क्या क्या उनके काम थे, उन सब के बारे में मैं आपकी क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, मजेदार लगी होगी, और न केवल फैज हमीद की बात की, बल्कि दुनिया की कुछ मुख्य खुफिया एजेंसियों के बारे में भी चर्चा मैंने आपके साथ की। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे शेयर, लाइक, भर भर कर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।